अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। सबसे पहले 1908 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 15,000 महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया और उनकी 3 मांगें थी। उनकी पहली मांग ये थी कि हमारे काम के जो घंटे हैं वो कम किए जाए, और दूसरी मांग थी कि हमें पर्याप्त वेतन मिलना चाहिए। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन मिलता था। और तीसरी उनकी मांग थी कि हमें वोट देने का अधिकार मिले। 1908 में यह धरना प्रदर्शन हुआ। उसके 1 साल बाद में अमेरिकन सोशलिस्ट पार्टी ने राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं, राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया 1909 में। और उसके 1 साल बाद 1910 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर वर्किंग वीमेंस, कोपेनहेगन में। और उसमें 17 देशों की 100 महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और उसमें एक महिला प्रतिनिधि थी क्लारा जेटकिन। उसने ये विचार दिया कि हमें महिला दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 1911 में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, और वो 4 देशों में मनाया गया, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड, कुल मिला के 4 देशों में मना। उसके बाद 1917 में रूस में 23 फरवरी रविवार का दिन था, और महिलाओं ने 4 दिन का धरना प्रदर्शन किया। और उस धरने प्रदर्शन की शुरुआत थी 23 फरवरी रविवार 1917। 1917 से पहले 1911 से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया तो जा रहा था, लेकिन उसकी तिथि तय नहीं थी। तो 1917 में 23 फरवरी के दिन जो महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया, तो उनकी मांग थी रोटी और शांति। आज भी ये दुनिया की सबसे बड़ी मांग है, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, और इसके बाद में शायद किसी की जरूरत नहीं है। बाकी मांगे ऐसा लगता है खास नहीं है। तो 4 दिन के धरना प्रदर्शन के बाद में रूसी जार ने इस्तीफा दे दिया, और अंतरिम सरकार जो बनी उसने महिलाओं की रोटी और शांति की मांग तो मानी ही, उन्होंने उससे ज़्यादा दिया। उन्होंने महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी दिया। और उसके बाद 1917 से हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। हम ये सोच सकते हैं कि जब वो 23 फरवरी 1917 को महिलाओं ने धरना प्रदर्शन की शुरुआत की थी, तो फिर 8 मार्च को क्यों मनाते हैं? दरअसल वो जूलियन कैलेंडर के अनुसार 23 फरवरी थी, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वो 8 मार्च पड़ता था। इसलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 8 मार्च को प्रतिवर्ष हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। उसके बहुत बाद में ये हैरान कर देने वाली और दुखदाई बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जो उसके पहले राष्ट्र संघ था, जिसे बहुत पहले ही स्वीकार कर लेना चाहिए था कि महिलाओं के साथ में ज्यादती होती है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाना चाहिए, बहुत बाद में 1975 में स्वीकार किया उसको। कहाँ तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1911 में मनाना शुरू हो गया था, और कहाँ संयुक्त राष्ट्र ने उसने 1975 में मान्यता प्रदान की, और उसके बाद में थोड़ा और तार्किक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को एक सम्मान मिला। अक्सर हम जब भी इस तरह से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो जैन धर्म में प्रमाण विज्ञान, एपिस्टिमोलॉजी, उसमें 2 शब्द आते हैं, एक है नई और एक है नयाभास। इसका नई का मतलब होता है कि किसी मामले को, किसी मसले को आंशिक रूप से समझना, और नयाभास का मतलब होता है कि किसी मामले को आंशिक रूप से समझना और उसी को सही मान लेना। जैसे हम अक्सर तुलना करते हैं कि अब तो महिलाओं को बराबर के अधिकार मिल गए हैं। पूछा जाए कि कैसे कह सकते हैं बराबर के अधिकार मिल गए हैं, तो जैसे वो कह सकते हैं कि साक्षरता में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, या दिल्ली एनसीआर में, या फला शहर में, या मेरे गांव में तो महिलाओं को खूब सम्मान मिलता है, मेरे परिवार में तो ऐसा नहीं होता है। जैन दर्शन के अनुसार ये नया भास है। मामले को आंशिक रूप से समझना है। मामले को आंशिक रूप से समझने को जैन दर्शन दोष मानता है। उसे वो मानता ही नहीं है कि ये प्रमाण है, मानता है कि ये तो बुराई है। मामले को ज़्यादा तरीके से समझने के लिए हमें कई सारे पैमानों की जरूरत होगी।
तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या कुछ कर सकते हैं क्या कि जिससे हम किसी सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो कुछ ही दिन पहले द हिंदू न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट छपी है और रिपोर्ट का नाम है नागालैंड वीमेन सोशली एम्पावर्ड एब्सेंट इन पॉलिटिक्स, यानी सामाजिक रूप से वहाँ की महिलाएं पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सम्मानजनक स्थिति में हैं, लेकिन पॉलिटिकल रूप से देखें तो अभी जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं उसके पहले नागालैंड में कोई महिला विधायक नहीं थी। अभी जो रिजल्ट आया है उस रिपोर्ट के 2 दिन बाद आया है, उसमें 2 महिलाएं जीती हैं। लेकिन सोशली रूप से देखें तो जो महिलाओं के साथ जो वायलेंस होता है राष्ट्रीय स्तर पर उसका एवरेज है 23% और नागालैंड में 6%। ऐसे क्या कहते हैं, घरेलू मामलों में पुरुषों के साथ में महिलाओं की कितनी सहभागिता है, महिलाओं की कितनी चलती है, तो नागालैंड में 99% चलती है। एक फ्रेंच लेखिका थी और उसका एक बार इंटरव्यू छपा था, पेरिस की थी, वो नागालैंड में रिसर्च कर रही थी। उसे पूछा गया आप यहाँ नागालैंड में रिसर्च कर रहे हैं महिलाओं के लिए, रात में भी घूमते हैं, आपको डर नहीं लगता है? उसने कहा कि बिल्कुल नहीं लगता, मुझे पेरिस में लगता है लेकिन यहाँ नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ वो है ही नहीं, यहाँ महिलाओं को बड़ा सम्मान होता है। तो अगर हम ये समझने लगे कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई थी और अभी यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है तो महिलाओं का शोषण खत्म हो गया है, जैन दर्शन के अनुसार ये नया भास है। ये चीज़ों को कमतर तरीके से समझना है। तो मैंने सोचा कि कोई ऐसा पैमाना गढ़ा जा सकता है, तो फिर मैंने ऐसे 30-35 मानदंड बनाए कि इन मानदंडों के आधार पर हम सही आकलन तक पहुंच सकते हैं। उसमें हम और भी जोड़ सकते हैं, जैसे मैंने 30-35 जोड़े हैं। इन 30-35 में से 4 मानदंड मैंने द हिंदू से लिए हैं, बाकी मेरे अपने हैं। जैसे हम इससे समझ सकते हैं कि पारिवारिक निर्णयों में भाग लेने के मौके, ये जो अभी बताया द हिंदू ने, एक है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर। इससे हम समझ सकते हैं कि लड़कियों की कितनी है मृत्यु दर और लड़कों की कितनी है। नेक्स्ट है कि घरेलू हिंसा, जो नागालैंड में 6% है और मैंने आपको 23% बताया था, वो गलत है, 29% है। जो राष्ट्रीय औसत है वो 29% है वायलेंस का, और नागालैंड में सिर्फ 6% है। एक समझ सकते हैं हम भ्रूण हत्या से, और हम इसमें आकलन करते समय देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं और जो बच्चियां हैं उनकी कितनी भ्रूण हत्या होती है, लड़कियों की भ्रूण हत्या का क्या प्रतिशत है और लड़कों की भ्रूण हत्या का क्या प्रतिशत है, तो लड़कों की भ्रूण हत्या का 0% है। इसका मतलब भेदभाव है। नेक्स्ट इससे समझ सकते हैं कि ड्रेस कोड चुनने की आज़ादी कितनी है, महिलाएं क्या पहने, कैसे पहने, ये चुनने की आज़ादी उन्हें कितनी है, पुरुषों को कितनी है और महिलाओं को कितनी है। इससे हम समझ सकते हैं कि लैंगिक समानता है, नहीं है या अपेक्षाकृत कम है। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ, 2015-16 की शायद ये बात है, मैंने पुराने स्टाफ को बताई होगी, नया स्टाफ भी हैं इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ में, मेरी पत्नी भी थी और मैं सवाई माधोपुर अपने होम डिस्ट्रिक्ट जा रहा था अपने घर। तो मथुरा के आसपास मैं बाथरूम के लिए गया तो एक आदमी खड़ा हुआ मेरे पास आया और उसने कहा कि भाई साहब एक बात पूछूं। मैंने कहा पूछो। ये महिला आपकी बहन है? मैंने कहा नहीं। तो इसका पति? मैं नहीं, मरा मैं ही हूँ। दरअसल वो ये जानना चाहता था। फिर मैंने किया कि यार भाई साहब ये तो गलत बात है। ये क्या हुआ बताइए, ना तो माथे पे टीकी है ना मंगलसूत्र पहन रखा है, ये तो शोभा नहीं देता। आप जिंदा हैं बताइए? मैं जिंदा तो हूँ ना, मैं भूत थोड़ी हूँ। मैं कि पहनने वाला तय करे कि उसे क्या पहनना है, कैसे पहनना है, ये उसका अधिकार है। ऐसे ठेकेदार मत बना करो। इसके लिए भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा था कि बहुत नहीं थे सिर्फ 4 कौवे थे काले। उन्होंने ये तय किया कि सारे उड़ने वाले उनके ढंग से उड़े, रुके, खाए और गाए, वे जिसे त्योहार कहे सब उसे मनाए। तो वो चाहते हैं कि हम ठेकेदार हैं, जैसे हम सोचते हैं वैसे रहे, तो ये खतरनाक है। इसके लिए एक और मिसाल देना चाहूँगा। कंबोडिया में एक क्रियांग ट्राइबल्स है, तो वहाँ पर यह होता है कि जब उनकी बच्चियाँ बड़ी होती है, अगर उनको लगता है कि वो किसी लड़के से प्यार नहीं करती है तो उन्हें बड़ा दुख होता है। उन्हें लगता है कि मेरी बच्ची के ऊपर कोई साया है, कोई तकलीफ है, और वो दिखाते हैं। अगर यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हत्या कर देते हैं। हम किस तरफ हैं? क्या बायोलॉजिकली सच नहीं है?
वो तो ट्राइबल हैं, क्रियांग ट्राइबल। उन्होंने ये बात कहाँ से सीखी? क्या दुनिया से हम शानदार कामों की प्रेरणा नहीं ले सकते हैं? क्या हमें हिपोक्रेसी में ही जीना है? अगर ऐसा जीना है तो ये हिपोक्रेसी अक्सर ही महिलाओं के खिलाफ रही थी और आगे भी अक्सर रहेगी ही। नेक्स्ट है कि विवाह के बाद विस्थापन। विवाह के बाद में महिलाएं डिस्प्लेस होती है, जेंट्स कहाँ डिस्प्लेस होते हैं? अगर उनका प्रतिशत देखें कि जेंट्स कितने डिस्प्लेस होते हैं, महिलाएं कितनी डिस्प्लेस होती है, तो इस मानदंड से हम समझ सकते हैं कि उनके साथ में अन्याय होता है या नहीं होता है। तो अक्सर देखते हैं कि एक आध क्या कहते हैं, ठीक है समुदायों को छोड़ दे, जैसे गारो, खासी, मेघालय में समुदाय हैं कि वहाँ पर शादी के बाद में लड़कों को जाना पड़ता है लड़कियों के घर। नहीं तो अमूमन पूरी दुनिया में यही रिवाज है कि लड़कियों को जाना पड़ता है लड़कों के घर। और यही क्या कहते हैं, ठीक है, शोषण की सबसे बड़ी वजहों में है। किसी शायर ने कहा कि युद्ध क्या मसलों का हल होगा, युद्ध तो खुद ही एक मसला है। उसने युद्ध के मामले में सोचा था, वही अगर लैंगिक समानता के बारे में सोचता तो वो शायद ये कहता कि विवाह क्या मसलों का हल होगा, विवाह तो खुद ही एक मसला है, और वो है। ऐसे ही हम प्रतिशत देख सकते हैं कि जीवन साथी चुनने की आज़ादी कितनी है। जीवन साथी चुने या नहीं चुने, शादी करे या नहीं करे, करे तो किससे करे, पुरुषों को कितनी आज़ादी है और महिलाओं को कितनी आज़ादी है। यौन प्रताड़ना, कितने पुरुषों के साथ यौन प्रताड़ना होती है, उनका प्रतिशत, कितनी महिलाओं के साथ होती है, उनका प्रतिशत। रेप, बलात्कार कितने पुरुषों के साथ होते हैं, उनका प्रतिशत, कितनी महिलाओं के साथ होती है, उनका प्रतिशत। 2021 में एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो के डेटा है कि भारत में हर रोज 77 महिलाओं के साथ रेप हुआ। उस साल 2021 में 28,000 महिलाओं के साथ हुआ, पुरुषों के साथ हुआ इसका कोई आंकड़ा नहीं है। होता होगा तो बहुत मामूली होगा, इसका मतलब भेदभाव तो है। नेक्स्ट है कि पूजा पाठ संपन्न कराने, दाह संस्कार या सुपर्दे खाक जैसी जो रस्में हैं उनमें महिलाओं को भाग लेने के कितने अधिकार हैं। किसी की माँ या किसी का बाप मरता है तो उसे आग देने का कितना अधिकार है, या सुपुर्दे खाक करते हैं तो मिट्टी देने का महिलाओं को कितना अधिकार है। सावित्रीबाई फुले ने किया, जब उसके पति का देहांत हो गया था तो उसी ने उसकी चिता को आग दी थी। इतने साल बाद भी महिलाओं को कितना अधिकार मिला है कि वो अपनी माँ या अपने पिता को आग दे सके, या सुपुर्दे खाक करते हैं तो उन्हें मिट्टी दे सके, दफनाते हैं तो इसका मतलब लगता है कि लैंगिक भेदभाव है। ऐसे ही अपनी आजीविका चुनने की आज़ादी कितनी है। मैं इसे एक शानदार तरीके से समझाता हूँ। हम 8 भाई बहन हैं, 5 भाई हैं और 3 बहन हैं। हम 5 भाई पढ़े हैं और मेरी 3 बहन नहीं पढ़ी। ऐसा क्या कहता अमूमन होता रहा है। इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि जिनके दिमाग में ये जहर है कि एक खास धर्म के लोग जनसंख्या बढ़ा रहे हैं तो वो भी खतरनाक। हम 8 भाई बहन थे, हम में से किसी भी भाई के या मेरी बहन के ज्यादा बच्चे नहीं, लेकिन हम थे क्योंकि मेरे माता पिता नहीं पढ़े थे। शिक्षा इसकी सबसे बड़ी वजह है। लेकिन हम क्या कहते हैं, किसी के ऊपर खास तरीके से लाद देते हैं और नफरत फैलाते हैं। यदि महिलाएं वंचित हैं, उन्हें अधिकार चाहिए, तो वो भी इस बात को समझे कि बहुत सारे लोग भी वंचित हैं, उनको भी अधिकार चाहिए। इसलिए उनसे नफरत करने के बजाय उनसे लगाव रखना चाहिए। ऐसे ही दहेज देने के लिए मजबूर होना, कितने पुरुषों को होना पड़ता है, उनका प्रतिशत, कितनी महिलाओं को होना पड़ता है, उनका प्रतिशत। इससे पता चलेगा कि भेदभाव है या नहीं है। विधवा महिला या विधुर पुरुषों की संख्या कितनी है, और कोई विधुर या विधवा हो जाती है तो उनका पुनर्विवाह होने का कितना प्रतिशत है। विधुर पुरुषों के कितने पुरुषों का पुनर्विवाह हो जाता है और कितनी महिलाओं का पुनर्विवाह हो जाता है। ऐसे ही संपत्ति का सामाजिक अधिकार, संवैधानिक नहीं, संवैधानिक तो मिला है, लेकिन क्या सामाजिक भी मिला है? क्या समाज ने भी दे दिया है? कि संविधान ने तो यह भी कहा कि किसी की हत्या नहीं कर सकते, पर हत्या तो हो रही है। ऐसे ही संविधान ने तो अधिकार दिया है संपत्ति का, लेकिन क्या समाज ने भी दे दिया है बेटियों को? इसका प्रतिशत, पुरुषों को संपत्ति जायदाद में कितना प्रतिशत है जो अधिकार मिलता है, महिलाओं को कितना प्रतिशत है। ऐसे हम देख सकते हैं राजनीतिक प्रतिनिधित्व भारत में, तो भारत में 4,759 सांसद और विधायक हैं, और ये डेटा है राष्ट्रपति चुनाव से जस्ट पहले का। 4,759 में से 10% महिलाएं हैं। और हम दूसरे देशों को देखें
तो विश्व में 6 देश ऐसे भी हैं जिनमें 50% से ज़्यादा सांसद हैं। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले 1893 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया और इस समय न्यूजीलैंड में 50% से ज़्यादा महिला सांसद हैं। ऐसे ही क्या कहते हैं, इसके अलावा स्पेन है, उसमें भी हैं, और संयुक्त अरब अमीरात में हैं, और देश है, 6 देशों में इस तरह से हैं। बेखौफ घूमने की आज़ादी कितनी है? पुरुषों का प्रतिशत। बेखौफ घूमने की आज़ादी कितनी है? महिलाओं का प्रतिशत। नॉर्थ ईस्ट में अमूमन घूम सकते हैं, क्या यहाँ भी घूम सकती है? या फिर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा कि वो तो ऐसे कपड़े पहनते हैं? इससे हम समझ सकते हैं कि है या नहीं है। ऐसे ही सर्वोच्च धार्मिक पदों पर बैठने की कितनी आज़ादी है? पुरुषों का कितना प्रतिशत है, महिलाओं का कितना प्रतिशत है? ऐसे इससे समझ सकते हैं कि प्रशासन में कितना प्रतिनिधित्व है। हाल ही में उत्तराखंड ने 30% आरक्षण दिया है महिलाओं को। 2021 में जो मुख्य न्यायाधीश उस समय था, NV रमन ने कहा था कि महिलाएं चिल्लाकर कहे कि हमें 50% आरक्षण चाहिए। ऐसे ही मैं इसे खत्म करना चाहूँगा, क्योंकि जल पान भी है, हालांकि इसमें ना जल है ना पान है, पर खाने की व्यवस्था है तो जल है। ऐसे ऑनर किलिंग के लिए जो हत्या होती है, उनमें से कितने पुरुषों की होती है, कितनी महिलाओं की होती है? दोनों खराब है, लेकिन फिर भी इस प्रतिशत से हम समझ सकते हैं हत्या तो हत्या है। ऐसे ही माहवारी के दौरान काम करने से कितनी महिलाओं को छुट्टी मिलती है? आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि बिहार ने 1992 में माहवारी के दौरान मासिक धर्म अवकाश दिया है। उस समय लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री था, और 1992 में यह अधिकार दिया है कि महिलाओं को छुट्टी मिलेगी। और उसके बहुत साल बाद अभी 2022-23 में केरल ने भी अधिकार दिया है। और ऐसा ठीक है, विश्व के 5 देशों ने भी दे रखा है। यूरोप में स्पेन ने ऐसा किया है, और इसके अलावा अफ्रीका में जाम्बिया ने ऐसा किया है, और एशिया में तो कमाल की बात है कि 3 देशों ने छुट्टी दे रखी है। इसमें जापान है, फिलीपींस है और इंडोनेशिया है। और जो धांसू जिनको ताकतवर देश समझते हैं, उन्होंने नहीं दिया है। ना अमेरिका ने दिया, ना ब्रिटेन ने दिया। ऐसे ही बेटी या बेटा चाहने की इच्छा, बेटा कितना चाहते हैं उनका प्रतिशत, बेटी कितनी चाहते हैं उनका प्रतिशत, इससे समझ सकते हैं। ऐसे ही पारिश्रमिक समानता, क्या दोनों को समान वेतन मिलता है? तो हाल ही में 9 जनवरी 2023 को एक रिपोर्ट आई थी, प्राइमस पार्टनर्स और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने डेटा इकट्ठे किए थे, और उसने देखा कि भारत में घरेलू निर्माण और रियल एस्टेट में जो महिलाएं काम करती है, उन्हें पुरुषों की अपेक्षा 30 से 40% वेतन कम मिलता है। और ऐसा लगभग दुनिया के हर देशों में है। अमेरिका में 2019-20 की शायद ये बात है, वहाँ की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम ने विरोध किया था कि यहाँ महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है। ये इस सदी में हो रहा है। तो इससे समझ सकते हैं कि हमें नया भास की बजाय बहुत सारे पैमानों पर इस चीज़ को आंकने की जरूरत है, तब हम सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि लैंगिक भेदभाव है या नहीं है, या अपेक्षाकृत कम है।